पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 165 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है, जो पूरी दुनिया में पीतल की चमक और यहाँ के दस्तकारों के हाथों से उकेरी गई बेहतरीन नक्काशी की बदौलत खास पहचान रखता है। मुरादाबाद के आला तरीन दस्तकार धातु के आइटम पर बेहतरीन नक्काशी करते हैं, जो पूरी दुनिया में टर्की के बाद मुरादाबाद में की जाती है। पीतल के बेहतरीन सजावटी उत्पाद को तैयार होने में कच्चे माल से लेकर पॉलिश तक कई पड़ावों से गुजरना पड़ता है, जिसे हर पड़ाव पर बेहतरीन दस्तकारी की निशानी उसे निखारती और संवारती है। बता दें कि पीढ़ी दर पीढ़ी इस कला ने कारीगरों और इन कारीगरों ने इस कला को अलग पहचान दी है। वहीं इसको लेकर मुरादाबाद के बड़े निर्यातक नवेद खान से पीतल की नक्काशी और कारोबार के विभिन्न मुद्दों पर हमारे संवाददाता अब्दुल वाजिद ने खास बातचीत की है। आप भी सुनिए। नोटबंदी और फिर उसके बाद जीएसटी में बदलाव और फिर कोरोना काल के बाद लॉकडाउन। कहा जाता है कि हिंदुस्तान के व्यापार में फॉल डाउन की ये सबसे बड़ी वजह है। कुछ वक्त बीता और व्यापार पटरी पर आया, लेकिन उसके बाद रशिया और यूक्रेन की जंग छिड़ गई, जिसके बाद कारोबारी हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए। लेकिन इसी बीच 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया और उसके बाद जंग अभी तक लगातार जारी है। कमोबेश 80 दिन जंग को हो चुके हैं। मुरादाबाद चूँकि सनदी शहर पीतल का कहलाया जाता है और यहाँ से देश विदेश में जो पीतल और अन्य धातु से बनी जो आइटम है वो निर्यात किए जाते हैं। अब देखना यह है कि इस जंग से के जो नताइज हैं वो किस तरह के हैं और किस तरह का जो व्यापार है एक्सपोर्ट ख़ास तौर पर उस पर कितना असर पड़ा है, चाहे डोमेस्टिक की बात की जाए या इंटरनेशनल व्यापार की बात की जाए। मेरे साथ मुरादाबाद से वरिष्ठ निर्यातक नवेद खान साहब हैं। नवेद साहब, सबसे पहले पूछना चाहेंगे कि जो अगर बात साल 2020 और 21 की जाए, नोटबंदी से पहले की, तो किस तरह के हालात थे व्यापार की? अगर बात की जाए तो कितने हज़ार करोड़ का यहाँ से निर्यात होता था? कहा जाता है पीतल नगरी इसे माना जाता है मुरादाबाद को। क्या बताना चाहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले इसको एक बेस बना के हमें समझना होगा, इसकी गहराई में हमें जाना होगा, क्योंकि ये शहर अमूमन सभी जानते हैं कि ब्रास सिटी के नाम से वर्ल्ड फेमस है। अब ब्रास सिटी से ही सारा एम्प्लॉयमेंट जुड़ा हुआ है, जितना रोजगार है, जितने लोग हैं, वो आई थिंक 70 to 80% लोग ब्रास से ही यहाँ जुड़े हुए हैं। रजिस्टर्ड जो यूनिट्स हैं यहाँ वो लगभग 4000 यूनिट्स हैं, जो कि पीतल से जुड़ी हुई है, पीतल की मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। नोटबंदी से पहले के हालात बहुत स्मूथ थे, अच्छा कारोबार था, अनएम्प्लॉयमेंट इतना नहीं था। ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखना होगा कि इन चीज़ों के लिए कहाँ से कहाँ हमें दिक्कत आती है और कहाँ हम लोगों का फेस खराब हुआ। सबसे पहले तो अगर डीमोनेटाइजेशन की मैं आपसे बात करूँ, वो एक ऐसा फेज था जहां अनएम्प्लॉयमेंट होना मतलब वाजिब था। देखिए, कोई भी चीज़ है, गवर्नमेंट अच्छे स्टेप लेती है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ब्रेव स्टेप था, इन्होंने डीमोनेटाइजिंग किया। बट अब बड़ा रीजन आतंकवाद को लगाम लगाना था। आतंकवाद है, फिर अब कहा जाए तो एक ब्लैक मनी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा, जो कि हमारा जीडीपी भी आगे जो आज है उसको भी इम्प्रूव करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस स्टेप को लिया। लेकिन जब हम एक बड़ी सोच लेके एक बड़ा कदम उठाते हैं तो हमें देखना भी होता है कि कहाँ कहाँ हमें ये दिक्कत आएंगी। वो दिक्कत एक आम व्यक्ति के घर आएंगी, एक ढेरी वाला जो रोज अपना कुआं खोद के पानी पीता है, एक वर्कर, एक मजदूर, उनको बहुत सामना करना पड़ा इन चीज़ों का। लेकिन आज जो ग्रोथ हम लोगों का है, आज जो सिचुएशन हम लोगों की है, वो कहीं ज़्यादा मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की जो सहूलतें जो आ रही हैं सामने, जैसे लाइक अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक इंटरनेशनल ट्रेड शो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने इसको किया है। ये एक बड़ा ही सराहनीय एक स्टेप है, जिसके रिजल्ट मैं समझता हूँ आने वाले फ्यूचर में हम लोगों को जरूर मिलेंगे। गुड इनिशिएटिव, बिल्कुल बिल्कुल गुड इनिशिएटिव कहा जाएगा। और मैं एक चीज़ को और थोड़ा सा
जोर देके कहना चाहूँगा। नोटबंदी के बाद से सिचुएशन मुरादाबाद की स्पेशली जो हमारी इंडस्ट्री है, वो बहुत ही बहुत ही एक ऐसी सिचुएशन में है जिससे उभरना भी आई डोंट थिंक, क्योंकि आप अगर कोविड की बात करते हैं आफ्टर डीमोनेटाइजेशन, तो जब तक थोड़ा एक इम्प्रूवमेंट नजर आ रहा था, तो थोड़ी रही गई कसर जो पूरी की वो कोविड काल ने की। कोविड काल में सिचुएशन, जो वर्कर्स जो पीतल इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, एक्सपोर्ट कंपनी से जुड़े हुए थे, वो पूरा ही तरीके से मतलब कहा जाए तो डिमोलिश हो चुके। पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट किया, पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट किया। इवन जो हम लोगों का लोकल मार्केट रहा, डोमेस्टिक वर्क रहा, वो भी चौपट रहा। और इसी तरीके से अगर आज मुरादाबाद की सिचुएशन आप देखो, तो ईवी में आपको जो बैटरी रिक्शा है, जो आपको फ्रूट्स के जो स्टॉल्स, जो ठेले, ये सारा काम करते हुए हर वो सेकंड व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक्सपोर्ट फर्म से जुड़ा हुआ था। यकीनन, बिल्कुल। ये सिचुएशन को कहना कि हमने कोविड से क्या, कोविड एक ऐसी बीमारी हम लोगों को देके गया है जिसका खामियाजा अभी भी ये इंडस्ट्री भुगत रही। यकीनन, ये एक 15,000 करोड़ की इंडस्ट्री थी बिफोर डिमोनेटाइजेशन। आज ये सिमटते हुए कोविड में, एंड देन अगर आप जानते हैं तो रशिया एंड यूक्रेन वॉर, उसने इस इंडस्ट्री में घी का काम किया है, आग में जिसे घी डाल देना। एक मिसाल मैं यहाँ देना चाहूँगा, क्योंकि इस वॉर को ऑलमोस्ट 2 इयर्स पूरे हो गए, और 2021 टू फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों का जो टर्नओवर था यहाँ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का, वो लगभग 11,000 करोड़ 337 करोड़ का था। अब वो 11,337, हाँ, 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों का ये टर्नओवर था। बट यूक्रेन और रशिया वॉर ने, मैं समझता हूँ, ग्लोबल पूरा एक इम्पैक्ट, पूरी ग्लोबल मार्केट पे उसका इम्पैक्ट है। आज हम रिसेशन में हैं। हम रिसेशन में किसकी वजह से हैं? हम रिसेशन में ये जो वॉर स्टार्ट हुआ, और इस वॉर के बाद जो ऑलमोस्ट अभी 4-3 मंथ्स हो गए हैं, आप देख रहे हो फलस्तीन और इजराइल दोबारा से एक हमास और इजराइल, यस, हमास वहां से आया है। तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं 60% मार्केट जो वर्ल्ड वाइड कवर करता है वो यूएसए, 40% मार्केट आपका यूरोप है, और आपका गल्फ में, और प्लस आपका ऑस्ट्रेलिया। ये 40% ये लेके जाता है आपकी मार्केट, 60 यूएस। अब आपको ये समझना होगा कि यूएस में टैक्सेस क्यों ज्यादा हुए हैं। आप ये जान के हैरान रहेंगे कि जो होलसेलर बायर्स हैं, जो बिग बायर्स यूएस के हैं, वो आज रिटेल में है। क्यों रिटेल में है? ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ावा दे रहा है, बिकॉज टैक्सेस इतने ज्यादा लग चुके हैं, फ्रेट इतना महंगा हो चुका है कि छोटे टैक्सेस की जो बात की जा रही है, अभी जो हमने कहा कि जीएसटी में बदलाव, फॉर्मेट में बदलाव, देखिए फॉर्मेट में बदलाव, जीएसटी का एप्लीकेशन, ये सारे मुद्दे, ये अमेंडमेंट जितने होने हैं, इसके लिए सरकार ने एक अपना ऑर्गेनाइजेशन संगठित किया है। और हम लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो एक्सपोर्टर्स कम्युनिटी की एक्सपेक्टेशंस हैं, वो सरकार से सबसे पहले मांग होगी कि सरकार जो इंसेंटिव हम लोगों का था, लाइक अगर मैं बात करूँ आपसे ड्रॉबैक की जो दरें थी, ऑलमोस्ट ड्रॉबैक तो पूरी तरीके से खत्म है। अब जो उसकी न्यू जो दर है वो बिल्कुल, उसे कहना ना कहना एक है, मिनिमम, बिल्कुल मिनिमम। सेकेंडली हम लोगों का एक फोकस स्कीम था जो कि थोड़ा बहुत हम लोगों को राहत, आफ्टर ड्रॉबैक जब बंद हुआ तो हम लोगों के लिए राहत का पैकेज था, बट अनफॉर्चुनेटली आज वो भी हम लोगों के पास नहीं है। रोड टेप एक जो नई स्कीम सरकार की है, वो स्कीम भी एक ऐसी है कि उसका होना ना होना भी एक, मतलब कहा जाए तो आई डोंट थिंक, बट वी नीड सपोर्ट फ्रॉम आवर गवर्नमेंट, बिकॉज अगर हम इस तरह से अपने आज जो सरवाइव कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है हम लोगों के लिए कि हम आगे इस तरह से सरवाइव करेंगे। बिकॉज एक छोटी यूनिट भी अगर आप एक्सपोर्ट की देखेंगे मुरादाबाद के अंदर, तो वो भी 200-300 मिनिमम 400 वर्कर्स के साथ काम कर रहा है। 400 लोग, 400 परिवार उसके साथ जुड़े हुए हैं। और बड़े एक्सपोर्ट हाउस की बात करें, 5,000, 6,000, 4,000, इस तरह की क्वांटिटी में 70 to 80% जो वर्कर्स मुरादाबाद में है, मुरादाबाद डिपेंड ही एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पे है। yes. और आज जो रिसेशन के पीरियड में हम लोग जी रहे हैं, हम तो सरवाइव कैसे न कैसे कर पा रहे हैं, बट हमें ये देखना है कि मेरा कौन सा वर्कर, मेरा कौन सा ढलाई, इंग्रेविंग, छिलाई, वेल्डर,
ये कहाँ से सरवाइव करेंगे? गवर्नमेंट का स्टेप है, गवर्नमेंट एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट दे, जो स्कीम्स हैं उनको लॉन्च करे, कुछ ऐसी स्कीम लाए जिससे वो सरवाइव ना करके थोड़ा और बेहतर अपने काम करे, जिससे कि रोजगार और बढ़े। मैं मानता हूँ कि हमारे माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने जो स्टेप लिए हैं वो काबिल तारीफ हैं। जिस तरह का यूपी ट्रेड शो, इंटरनेशनल ट्रेड शो स्टार्ट हुआ है, और ईपीसीए जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इसमें बहुत बढ़ चढ़ के काम कर रही है, बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन अभी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बिकॉज एक नई चीज़ आप देखिए, रशिया और फ्रांस, फ्रांस के साथ हम लोगों का, भारत का, हमारे जो टाई अप हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, उसमें रशिया फ्रांस के साथ हम उस करेंसी में उनकी काम नहीं कर पाएंगे, यूरो में काम नहीं होगा। अब जो काम होगा वो इंडियन रुपीज़ में होगा। अब जो थोड़ा बेनिफिट हम लोगों को एक एक्सचेंज का मिलता था, जो डॉलर एक्सचेंज में आते थे हम लोगों के, यूरो आते थे, वो ऑलमोस्ट वो भी अब खत्म होने जा रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट को का जो कहना है कि रुपये को हमें मजबूत करना है, तो वो पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड है। बट देखिए देखिए, जब तक आप अपने स्टेप लेते हो एक बड़ी सोच के लिए, एक बड़ी पहल के लिए, तो नीचे की जो जनरेशन है, नीचे का जो क्लास है, वो क्लास कहीं ना कहीं दबेगा, वो क्लास कहीं ना कहीं पिसेगा। इसके लिए गवर्नमेंट को हमारे साथ खड़ा होना है। हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। गवर्नमेंट को थोड़ा हमारे ऊपर देखना होगा कि एक्सपोर्टर्स को थोड़ा उभारें। ये रिसेशन को भी समझना होगा। रिसेशन का पीरियड ये ऐसा पीरियड नहीं है कि यूक्रेन और रशिया हमें फ्रंट पे नजर आ रहे हैं वॉर में, या हमें फलस्तीन, हमास, इसराइल आ रहा है। आपको ये समझना होगा कि 2 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं रशिया और यूक्रेन की जो वॉर है, उसमें यूक्रेन के पीछे कौन खड़ा है? डोंट यू थिंक, आप ये ऐसा नहीं सोचते कि रशिया के सामने, आफ्टर अगर हम बात करें चाइना सुपर पावर, अमेरिका, उसके बाद किसका नंबर आता है? रशिया का आता है। क्या रशिया के सामने यूक्रेन टिक पाता? 2 साल तक नहीं। उसको कौन, उसके पीछे कौन खड़ा हथियार है? कौन दे रहा है? सारा वो बिजनेस सारा यूएस में जो आज जो हम लोगों के बायर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो क्या बोलते हैं कि टैक्सेस ज्यादा हो गए, महंगाई हो गई। ऑब्वियस सी बात है, जब आप वॉर में अपना पैसा लगाते हो, ठीक है, उस वॉर को आप लड़वाते हो, 2 साल हो गए हैं। अब ये वॉर उसकी नहीं रही कि रशिया वहां पे अब वो विक्ट्री के हिसाब से, अब ये एक वर्चस्व की लड़ाई है, जिसमें अमेरिका चाहेगा कि वो रशिया को पूरा डिस्ट्रॉय कर दे, ठीक है। तो वहां के टैक्सेस बढ़े, छोटे इंपोर्टर यूएस से गायब हो गए, छोटे इंपोर्टरों का काम खत्म हो गया। और कोविड में अगर देखा जाए, लोग कहते हैं कि कोविड में बहुत ज्यादा काम था। देखिए, सेंचुरी के बाद एक ऐसे हालात पैदा हुए दुनिया में, वर्ल्ड वाइड, जिसने लोगों को लॉकडाउन में लेकर आए। जनरेशन से लोगों ने ये चीज अपनी लाइफ में नहीं देखी, जिनकी 100 ईयर्स एज थी, उन्होंने ये पीरियड नहीं देखा। तो उसमें ये समझना होगा कि इन लोगों का जो मार्केट था वो इतना हाई क्यों गया। लोग कहते हैं कोविड में बहुत काम आया, डोमेस्टिक भी काम चला, इंटरनेशनल भी काम चला, एक्सपोर्ट बहुत हाई गया। देखिए, वो लोग अपने घरों में बंद थे, ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा हुई, बायर की जो परचेज थी, बायर ने परचेज को अपने बंद नहीं किया, तो जो कंटिन्यूटी थी वो परचेसिंग ऑनलाइन हुई, बायर के ऑर्डर्स यहाँ हम लोगों को कंटिन्यूटी में रहे। उसके बाद क्या होता है, जो वेयर हाउस थे वो आज भी फुल हैं, आज भी भरे हुए हैं। अब जाके लास्ट अक्टूबर से सिमटते सिमटते 2023 पूरा रिसेशन में गया है, और लास्ट ईयर की बात करें तो हाफ ईयर हम लोगों का रिसेशन में गया है। आगे सिचुएशन और टफ है। सर, अगर डिमोनेटाइजेशन से पहले की बात अगर की जाए तो मुरादाबाद में लगभग कितने निर्यातक थे, और अभी की अगर सिचुएशन की बात की जाए मौजूदा वक्त में, अब घटकर कितने रह गए, या बड़े हैं या वही? देखिए, बहुत इजी लगता है हमें कि जब हम कोई भी एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अमूमन तो ये देखा गया है कि मुझे आप बहुत ही कि आप इतने स्टेब्लिश हो गए हैं, मैं भी आपके बिजनेस में आता हूँ। ये पहल तो अपने आप में है कि मुझे लग रहा है कि मुझे इसमें एक्सपोर्ट में आना चाहिए। अगर उसके बाद से पहले की बात करते हैं, आई थिंक 15,000 के करीब यहाँ ऐसे निर्यातक हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जो अपने काम कर रहे हैं, जिसमें छोटे बड़े सारे निर्यातक हैं। बट आफ्टर डीमोनेटाइजेशन सिचुएशन चेंज हुई। यस, ठीक है, डीमोनेटाइजेशन के बाद घटकर ये आंकड़ा कोई 8,000 के आसपास है। 50%, बिल्कुल 50% एक्सपोर्टर्स खत्म हो चुके हैं, और रही कहीं कसर जो पूरी की है वो कोविड ने की है। अभी आप देखोगे कि डोमेस्टिक में ऑनलाइन वर्क ज्यादा कर रहे हैं,
ठीक है। बट एक्सपोर्ट के लिए बहुत चुनौतियां हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। उन चैलेंजेस को पार करके आगे बढ़ना ये सबसे कठिन काम है आज के टाइम में। क्योंकि आप एक्सपोर्ट के साथ इंपोर्ट भी करते हैं, डोमेस्टिक की अगर बात की जाए तो डोमेस्टिक में कितना असर पड़ा है? क्योंकि 31st है और हम देखते थे कि 2 महीना 3 महीने पहले उसका जो डोमेस्टिक व्यापार था उसको बढ़ावा मिलता था, अभी क्या कंडीशन है? देखिए उसके लिए कोई मैं समझता हूँ डोमेस्टिक मार्केट एक हमारा जो सारे ही पूजा आर्टिकल्स होते हैं, अगर हम साउथ की बात करें, बेंगलोर की बात करते हैं और अगर हम यहाँ यूपी में अपने जो मथुरा है इस साइड की बात करते हैं, तो हम लोगों का जो पूजा आइटम्स है ऊर्जा क्या वो है? जो आइटम्स का मैन्युफैक्चरिंग है, यूनिट्स हैं, वो आज भी बरकरार है। वो क्यों बरकरार है? क्योंकि ये एक रिलीजियस आइटम है, इसकी डिमांड तो आपको रहनी ही रहनी है। दिए हैं और भी बहुत सारे आइटम्स हैं। तो इसमें ये देखा जाएगा कि किस यूनिट पे कितना काम हो रहा है, किसके पास कितने ऑर्डर्स हैं। इम्पैक्ट तो है, इफ़ेक्ट तो बहुत बड़ा पड़ा है अच्छा और जी। ये इफ़ेक्ट कोई इस तरह से नहीं आया है कि अगर एक्सपोर्ट का कम है तो डोमेस्टिक ज़्यादा उछाल पे है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया है। अगर देखा जाए 39 के करीब 4,000 के करीब रजिस्टर्ड मेटल यूनिट्स हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे, जो रजिस्टर्ड हैं, जिन पे ये काम होता है। बट उनको भी घटने के भी बाद 50% वहाँ भी एक बदलाव आया है, ओहो! 50%। क्योंकि देखिए आप पूजा में जाते हो, रिलीजियस आइटम्स को परचेज़ करते हो, आप क्रिसमस, दिवाली, होली या फिर ईद पर आप एक डेकोरेटिव आइटम अपने घर के लिए लाते हो। ये आपकी नेसेसरी आपके लिए नहीं है। क्यों? पहले आपके लिए आपका खाना, आपकी यकीनन, रोटी, बिल्कुल। ठीक है? आप सबसे पहले अपना पेट भरते हो, उसके बाद आप डेकोरेशन में जाते हो, उसके बाद आप दूसरे काम करते हो। तो आदमी इस सिचुएशन में पहले अपने पेट को देख रहा है, उसके बाद वो आगे बढ़ रहा है। अगर उसे लगता है कि मेरा सब कुछ सही चल रहा है, तो वो 1 की बजाय 2 आइटम भी करेगा, उनको परचेज़। बट आज की सिचुएशन डिफरेंट है। आज चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं डोमेस्टिक मार्केट में भी। क्योंकि अमूमन ज़्यादातर जो आर्टिजन्स हैं वो डोमेस्टिक पर कहना चाहिए कि निर्भर हैं। कितने आर्टिजन्स हैं मुरादाबाद में और अब उनकी सिचुएशन कंडीशन क्या देखते हैं? और जो इसराइल और हमास की जंग की जो हम बात कर रहे थे, तो क्या जो बायर्स ने ऑर्डर दिए थे क्या होल्ड हुए हैं? जो उनकी पेमेंट होनी थी उसमें कुछ परेशानी का सबब आप देखते हैं? देखिए ये एक ऐसी सिचुएशन आई है, मरता क्या ना करता। ये हम लोगों के लिए ये चैलेंज बहुत बड़ा आया है, क्योंकि हमास और इज़राइल ने जो ऑलमोस्ट 80 टू 90% मेटल पे डिपेंड है। गल्फ में अगर आप जाते हो तो 90% वहाँ सिर्फ मेटल, ब्रास मेटल ही यूज़। जाएगा। अब यहाँ इनग्रेविंग का काम होता है, यहाँ पे ढलाई उसकी होती है, वेल्डिंग होता है, छिलाई होती है, जब जाके एक पीस हमारा तैयार होता है। इस इस सिचुएशन में सारे ऑर्डर्स होल्ड हैं और जो हमारे कंटेनर्स अभी 2-1 हफ्ते से हम लोगों के सामने एक नया चैलेंज खड़ा हुआ है, जो हमारे कंटेनर्स मूव हो चुके हैं। तो वहाँ जो उन्होंने रेड सी को पूरी तरीके से, सुएज़ जो नहर है, उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है। अब हमारे पास वहाँ कोई सिचुएशन नहीं है, मिस्र में ब्लॉक कर दिया है। उसके बाद से कोई भी वहाँ पे कार्गो आगे नहीं जा रहा है। अब बायर के पास सिचुएशन है कि वो वहाँ पोर्ट पे कंटेनर को रुका के फिर वो एयर से मंगाता है, तो चार्जेस कई गुना बढ़ जाते हैं। हम लोगों का वेयर हाउस भर चुके हैं, सारे इजराइल के ऑर्डर होल्ड पे हैं, गल्फ के ऑर्डर होल्ड पे हैं, क्योंकि ये वॉर भी एक ग्लोबल वॉर है। अब यहाँ जो सपोर्ट करने के लिए है, यहाँ भी अमेरिका है। इजराइल के पीछे कौन खड़ा है? यहाँ भी अमेरिका खड़ा है। ठीक, तो गल्फ में अभी कोई भी ऑर्डर ऐसा नहीं है जो आप आगे मूव कर सको। निर्यातक, एक्सपोर्टर्स, हम खुद परेशान हैं कि किस तरीके से इसका समाधान हो, क्योंकि बायर्स ने खुला कहा है जब तक वॉर है, जब तक आपके सारे ऑर्डर होल्ड पे रहेंगे। पेमेंट सबकी होल्ड पर है। आप देखो वेयर हाउस भरे हुए हैं हम लोगों के, और अगर देखा जाए तो 40 करोड़ रुपए का सिर्फ ये मंथली टर्नओवर हमारे इससे, इजराइल से आता है मंथली गल्फ में। क्योंकि अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ कैंडल होल्डर्स, कैंडल स्टैंड की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। तो आज ई रिक्शा अगर आप मुरादाबाद के रोड पर देखोगे तो सबसे ज्यादा यंगस्टर्स ई रिक्शा को पकड़े हुए हैं। यकीनन। और आप हर वो सेकंड लड़का, हर वो सेकंड व्यक्ति जो ई रिक्शा चला रहा है, वो उसी मेटल इंडस्ट्री से निकला हुआ है।
रोजगार उसे चलाना है, अपना पेट पालना है, अपनी फैमिली को पालना है। तो ये चैलेंज उनके लिए बहुत बड़ा है। देखिए, एक बहुत बड़ा फेलियर भी सामने आया है यूएस के लिए, जिस तरह के वहाँ जो सिचुएशन है, एक बहुत ही ऐसे डेंजर सिचुएशन क्रिएट हुई है। देखिए, अगर हम बात करें सैन फ्रांसिस्को बेस्ड बैंक की, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक इज द बिगेस्ट फेलियर इन द यूएस हिस्ट्री 2003 में। एक ये बैंक भी वहाँ पे हुआ। और अगर हम बात करें सिलिकॉन वैली बैंक, वो बैंकरप्ट हुआ। तो ये वो नाम है जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड चीजें थी, इतिहास में दर्ज, इतिहास में, यूएस के इतिहास में दर्ज है। सुपर पावर फर्स्ट सिलिकॉन वैली बैंक को ले लीजिए आप, इसका एक एग्जाम्पल है। फिर ये अगर मैं आपसे बात करूँ जो सेकंड बैंक रहा इसका, ये एक बैंकरप्ट जो इतिहास में कभी आपने सोचा ना होगा, वो चीज़ें अमेरिका में हुई हैं। तो क्या पॉलिसीज का उस पर असर पड़ा, क्या क्या मानते हैं? हाँ, डेफिनेटली पॉलिसीज का ही असर है जिसकी वजह से ये बैंकरप्ट हुए हैं। और ये वो बैंक थे जो कभी जिनका डंका यूएस में बजता था। आप अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है जब बात आती है सैन फ्रांसिस्को बैंक की। और वो बैंक जो एक रिनाउंड बैंक अमेरिका में कहा जाता था, आज उसकी सिचुएशन आप देख लो। द फर्स्ट रिपब्लिक बैंक वो पूरी तरीके से बैंकरप्ट है। और मैं बात करूँ सिलिकॉन वैली की, वो पूरी तरीके से बैंकरप्ट है। तो आप कहाँ देख पाओगे अपना फ्यूचर, कहाँ यूएस में कहाँ देख पाओगे? छोटे इंपोर्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। वॉलमार्ट को देखिए आप, उसकी सेल देखिए, उसकी रिन्यू देखिए, उसके टर्नओवर को देखिए। तो ये जो सिचुएशन फेस कर रहा है, ग्लोबल कर रहा है। और आने वाले वक्त में इसके बहुत ही, मैं समझता हूँ, घातक परिणाम होंगे और बहुत ही डेंजर रिजल्ट आने वाले हैं अगर यहाँ थोड़ा सा यूएनओ को आगे और ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस अगर आगे नहीं आती हैं, तो हम लोगों के लिए सिचुएशन ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाए। और सर, जिस तरीके से जंग अभी भी जारी है, और कहा यह भी जा रहा है कि हिंदुस्तान के कई राज्यों में कोविड ने दोबारा से पैर पसारना शुरू कर दिया। अगर जंग बंद नहीं होती और ये कोविड कंडीशन अगर रहती है, तो फिर उसमें उस तरह से किस नज़रिया से देखते हैं आप? देखिए, वो सिचुएशन खुदा ना करे हम दोबारा उस सिचुएशन में उसको इमेजिनेशन करें, क्योंकि वो सिचुएशन ऊपर वाला दोबारा ना दिखाए। देखिए, रहा कहा जो थोड़ा बहुत जो मूवमेंट हो रहा है वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि ये वो टफ टाइम है जो हमने डीमोनेटाइजेशन के बाद जो फेस किया, पूरा सर्किल हमने कोविड का। तो तब तो हालात उससे बदतर आज हैं। अगर गॉड फॉरबिड ये सिचुएशन आती है, जिस तरह से न्यूज़ आ रही है, केरल में केसेस आगे आ रहे हैं, ठीक है, तो वो हम लोगों के लिए उसको टैकल करना वो सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। और मैं समझता हूँ सरकार अच्छे काम करते हुए अभी भी स्टेप ले रही है। और हेल्थ मिनिस्टर ने भी अभी ये एक स्टेटमेंट जारी किया है कि घबराने की कोई बात नहीं है, हम सारी चीज़ें कंट्रोल में हैं। लेकिन जो निचला जो हमारा जो नीचे का तबका है, जो एक वर्कर्स है, जो इनग्रेवर हैं, उन लोगों को घर चलाना उनके लिए इस वक्त सबसे बड़ी सिचुएशन है। क्योंकि जब से इजराइल का काम बंद हुआ है, सारी नक्काशी गल्फ में जाती है हमारी। सारा जो ब्रास है वो गल्फ में ऑलमोस्ट, क्योंकि यूरोप में आप आते हो, यूएस में आते हो, वहाँ ब्रास नहीं है। ब्रास अब जब जा रहा है तो वो सिर्फ गल्फ में है। जब से ये वॉर शुरू हुआ है तो वो सारे ऑर्डर होल्ड पे हैं। ये बहुत ही मुश्किल और टफ टाइम है। मुरादाबाद के ब्रास को, एक्सपोर्टर्स को बढ़ावा मिले, सरकार से किस तरह की एक्सपेक्टेशन है, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से मेरी एक आपके चैनल के माध्यम से, आपके ज़रिए से मैं एक ये संदेश पहुंचाना चाहूँगा। एक्सपोर्टर्स के लिए थोड़ा सरकार को एक स्टेप आगे रहना होगा, क्योंकि एक एक्सपोर्टर से, जैसा मैंने पहले भी कहा है, कि मिनिमम से 300 से 400, एक छोटे एक्सपोर्टर्स के भी पास 300 से 400 वर्कर्स रहते हैं। बड़े एक्सपोर्ट हाउस में 4000, 5000, 6000 वर्कर्स हैं। और 80 से 70% हमारा जो मुरादाबाद है वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पे डिपेंड है। तो मेरी बड़ी ही विनम्र और हम्बल एक सरकार से रिक्वेस्ट रहेगी कि सरकार थोड़ा एक्सपोर्टर्स के लिए सोचे। जो उनके इंसेंटिव फंड हैं, उनके इंसेंटिव के लिए एक बार अमेंडमेंट करे, थोड़ी दरों को आगे बढ़ाए, कुछ स्कीम्स ऐसी एक्सपोर्टर्स को लाए जिससे एक्सपोर्टर्स को सहूलत मिले। और मुरादाबाद का जो अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी तेज़ी से आगे जा रहा है,
वो अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो, रोज़गार मिले। और मैं फिर से कहना चाहूँगा इस बात को रिपीट करके कि हमारे जो चीफ़ मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने एक अच्छी पहल की है, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो को लेकर आए हैं, जिसके रिज़ल्ट आगे आएँगे। बट अभी करंट में सरकार की हम लोगों को बहुत मदद की ज़रूरत है और सरकार एक्सपोर्टर्स के बारे में थोड़ा सोचे। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत विचार से खास बातचीत करने के लिए। ये थे मुरादाबाद धन्यवाद। से हमारे नवीद खान साहब, जो एक बड़े निर्यातक हैं और मुरादाबाद के ख़ास तौर से एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए खुसूसी गुफ्तगू की, और जो मौजूदा हालात हैं रशिया यूक्रेन जंग के बाद के, या हमास इसराइल की जंग के बाद के, या डिमोनेटाइजेशन के बाद के किस तरह से थे, और किस तरीके से जो व्यापार था 2020-2021 की बात करें तो 15,000 करोड़ समथिंग था, जो घटकर आज 8,000 करोड़ के आसपास रह गया है। तो कहीं ना कहीं ये अच्छे संकेत नहीं है मुरादाबाद के व्यापार के लिए। उन्होंने ख़ास तौर से जो सरकार है, हिंदुस्तान की सरकार या यूपी गवर्नमेंट, उनसे अपील की है कि सरकार एक्सपोर्टर्स की तरफ भी कुछ ध्यान दें, ताकि मुरादाबाद की जो पीतल की चमक है, जो पूरी दुनिया में जानी जाती है, वो बरकरार रहे। कैमरा पर्सन जीशान के साथ मैं अब्दुल वाजिद, अमृत विचार, मुरादाबाद।